नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोकिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मिश्रा। देखिए, महाराष्ट्र के नागपुर में हिंसक भीड़ ने घरों, दुकानों, मंदिरों और चुन चुन कर गाड़ियों पर अटैक किया। वीडियोस आप देख ही रहे हैं। गाड़ियों पर हमले से पहले दंगाइयों ने झांक झांक कर देखा कि अंदर भगवान की मूर्तियां हैं या नहीं। गाड़ियों के अंदर मूर्तियां और स्वास्तिक का निशान देखते ही दंगाइयों ने उसे आग के हवाले कर दिया। कारों का कचूमर बना दिया। इस दौरान दंगाइयों ने कई घरों पर हमला किया। दंगाइयों ने घरों में घुसने के इरादे से खिड़कियों पर पत्थर फेंके, दीवारों पर तलवारों और धारदार हथियारों से हमला किया। दंगाइयों ने पुलिस अफसर पर कुल्हाड़ी से जानलेवा वार भी किया। दंगाइयों ने हिंसा के बाद इलाके में लगे तमाम सीसीटीवी तोड़ दिए ताकि दंगे का कोई भी वीडियो सबूत पुलिस को न मिल सके। लेकिन हिंसा के दौरान कैमरे तोड़े जाने से पहले का पूरा मंजर तो रिकॉर्ड हो गया और दंगाइयों के चेहरे भी कैमरे में कैद हो गए। विधानसभा में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नागपुर में हिंसा सुनियोजित थी, एक भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा। उधर विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि आने वाले वक्त में हिंदुओं को मोबाइल नहीं बल्कि हथियार रखने होंगे। सवाल है कि क्या स्वास्तिक और मूर्ति देखकर दंगाइयों का हमला सुनियोजित था? क्या दंगाइयों का प्लान हिंदुओं को जलाने का था? और सबसे बड़ा सवाल, दंगाइयों के हिंसक प्लान का मास्टरमाइंड कौन है? इसी पर करेंगे बहस, ठोकेंगे ताल और मेहमानों से पूछेंगे सवाल। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। मालूम नहीं था हमारा घर जगह पे है, हमारे घर में कौन घुसा है, हमारे माँ बाप बच्चे सुरक्षित है कि नहीं है। पूरे प्लानिंग से आए हुए थे, पूर्व तैयारी से थे। पूरे लोग आए, पत्थर फेंकने लगे। कम से कम तो कहीं 20-25 लोग थे। प्री प्लान था, तैयारी से आए थे। पेट्रोल पंप हाथ में थे, चाकू थे, ईटा थी, डंडे थे। ये सब सुनियोजित था, उनको ये सब कुछ करना था। उनको मालूम था कि ये हिंदू के घर है। वहाँ दंगे कौन कह रहेगा? किसकी हिम्मत है? गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है। कोई हिम्मत कर सकता है? उनकी गँग होगी, उनके लोक होगे दंगा करणे। पण त्यानंतर मात्र संध्याकाळी काही लोकांनी जाणीवपूर्वक अशा प्रकारचा हल्ला केल्याचं या ठिकाणी लक्षात येत आहे। याचं कारण काही लोकांनी जमा करून ठेवलेले दगड, वरती जमा करून ठेवलेले दगड हे आपल्याला पाहायला मिळाले। तो आपने क्या किया कि कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती हैं, उसको आपने जलाया। अशांति फैलाना, कम्युनल राइट करना, ये सब सोचकर, समझकर जो काम कर रहे हैं समाज कंटक, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। कभी भी ऐसी घटना होती है तो पहला रिपोर्ट सीएमओ को आता है, सीएम के मोबाइल फोन पे आता है, होम डिपार्टमेंट भी आता है। दोनों डिपार्टमेंट्स उनके साथ है। क्या उनको पता नहीं था ये होने वाला है? अगर जहाँ पर पुलिस पहुँच नहीं सकती, अगर वहाँ पर जिहादी पहुँच सकता है, तो वहाँ पर तुम लोग उनकी भाषा में उनको जवाब दो। सच्चा मुसलमान भी औरंगजेब का समर्थन नहीं करेगा। जो देशद्रोही होगा वही समर्थन करेगा। नूर अहमद अजहरी खुलकर के ही बोलता है, औरंगजेब से मोहब्बत थी, है और रहेगी। डीसीपी निकेतन कदम को कुराड़ मारी गई है, कुराड़। ये ऐसी परिस्थिति है, ये कोई तुरंत हुई घटना नहीं है, ये वेल प्लान हुई है। ऐसे हिंसा में लगे हुए लोगों को तुरंत कार्रवाई करके कठोर से कठोर रीति से इनका दमन करना चाहिए। चलिए चर्चा शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरह मैं अपने पैनल से इंट्रोडक्शन करवाता हूं। एक परिचय मैं आज करवा देता हूं। हमेशा की तरह बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी आज इस डिबेट का हिस्सा होंगे। सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर फराज किदवई हमारे साथ होंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रणय अजमेरा, एनसीपी शरद से हमारे साथ नेता आज इस डिबेट में रहेंगे। इसके अलावा एमआईएम के प्रवक्ता जुनैद खान हमारे साथ होंगे। विश्व हिंदू परिषद से प्रवक्ता श्रीराज नायर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और नूर अहमद अजहरी होंगे जो कि अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उत्तर प्रदेश के। हम डिबेट की शुरुआत करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी का इंतजार है हमें, लेकिन उससे पहले मैं
जुनैद खान साहब का रिएक्शन लेना चाहूँगा। MIM से हमारे साथ हैं और बहुत ज़्यादा वक्त के लिए नहीं है। जुनैद खान साहब, ये मैं देख रहा था कि रिपोर्ट में आपके नेता बैरिस्टर साहब कह रहे थे कि जहाँ कुरान की आयतें जिस कपड़े पर लिखी जाती हैं उसे जलाया जा रहा था, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ये सब हुआ। किस कॉन्टेक्स्ट में जिक्र कर रहे थे वो इस घटना का? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जिसको प्रदेश की जनता ने रक्षक के तौर पे चुना था, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, और जिस तरीके से पिछले तय हो गया क्या ये जुनैद साहब, तय हो गया रक्षक ही भक्षक है? आपने जांच कर ली? जब उन जांच की बात नहीं कर रहा, आपकी जांच पूरी हो गई? जो देवेंद्र फडणवीस का बयान है, वो उनकी शपथ जो उन्होंने ली है अपने संविधान के प्रति, उसका ये वायलेशन है। उनकी जो बयान आई है कि वो कब्र को उखाड़ करके फेंक देंगे, और जो हमारे पार्टी के सुनिए, वहां पर जो कब्र को उखाड़ करके फेंक देंगे, ये देवेंद्र फडणवीस का बयान नहीं है। मिसकोट मत कीजिए। ना 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 जुनैद खान, मिसकोट मत कीजिए, मिसकोट मत कीजिए। यही तो होता है, आप जैसे लोग मिसकोट करते हैं और फिर जाकर के आपके नीचे वाले लोग भड़क जाते हैं। आप क्यों उन्माद फैलाने की बात करें? किसने कहा? जरा दिखाइए मुझे। आपके मोबाइल में होगा ना, आपने व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड भी तो किया होगा जुनैद खान, जिसमें देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि हम औरंगजेब की कब्र को उखाड़ के फेंक देंगे। जरा दिखाइए मेरे को मोबाइल पे वो। देवेंद्र फडणवीस साहब ने ये कहा था कि नहीं कि वो औरंगजेब की कब्र को वहां से हटाएंगे? उन्होंने ये कहा था कि हम सब चाहते हैं कि औरंगजेब की कब्र हटाई जाए, लेकिन ये कानून संगत, न्याय संगत तरीके से प्रक्रिया के तहत कराया जाएगा। सुन लीजिए, हाँ आप सुन लीजिए, पूरा बयान कोट किया कीजिए। उनकी जो चाहत थी उसी को पूरा करने के लिए उनके चाहने वाले लोगों ने ये पहले वहां प्रोटेस्ट बुलाया, एक राजा की तस्वीर को लेकर के पहले वहां पे उन्होंने उसको जलाया, पीटा। उसकी आड़ में उन्होंने एक कपड़े पर जिसपे कुरान की कुछ आयतें लिखी हुई थी उसको भी उन्होंने जला दिया। माहौल खराब करना शुरू किया। पहले तो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने, फिर उसका फायदा मिला उन लोगों को जो उपद्रवी तत्व हैं, उन्होंने उस मौके को बुलाया कि सरकार हमारे साथ है, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, हम चाहे जितना उसमें आगजनी करें, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएं, इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश के मुख्यमंत्री की है। वो एक आम आदमी की तरीके से बयान नहीं दे सकते। उनकी जो राय है उससे पूरा प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर इफेक्ट होता है, तो उनको सोच करके बोलना चाहिए कि वो क्या शब्द और अपने बयानों में भी करेक्शन कीजिएगा। आप प्रवक्ता हैं एक जिम्मेदार पार्टी के, आपके बयान को सुनने के बाद आपके लोगों में उन्माद फैल सकता है, थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखिएगा। सुधांशु त्रिवेदी जुड़ गए मेरे साथ। सुधांशु त्रिवेदी, अभी मैं देख रहा था संजय राउत कह रहे थे कि वहां कौन दंगा भड़काएगा, डबल इंजन की सरकार है, ये लोग खुद ही दंगा करवाते हैं। अब मैं देख रहा हूं MIM के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि इस तरीके का भड़काऊ बयान वहां मुख्यमंत्री ने दिया था कि हम औरंगजेब की कब्र को उखाड़ कर फेंक देंगे, फिर वो कपड़ा जला दिया गया जिस पर कुरान की आयतें लिखी गई थी। तो ये सुनियोजित तरीके से करवाया गया है और ये सरकार के द्वारा करवाया गया है। देखिए, पहली बात तो इस देश में बहुत विडंबनापूर्ण स्थिति है। आज 21वीं सदी का भारत है, हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, 5G रोल आउट में सबसे आगे हैं, और प्रधानमंत्री जी पेरिस में जाके AI की ग्लोबल समिट को को चेयर करके आए हैं। मगर उसके बाद ये औरंगजेब के जिनको दिमाग में रखकर कौन लोग हैं जो अभी भी पड़े रहना चाहते हैं? पॉइंट नंबर 1, हमने औरंगजेब का विषय लाया क्या? नहीं। अबू आजमी किस पार्टी के हैं? समाजवादी पार्टी के। उसके बाद उसके पक्ष में बोलने वाले राशिद अल्वी कांग्रेस पार्टी के, उसके बाद इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के, और औरंगजेब की कब्र पे जाके फातिया पढ़ने वाले इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस पार्टी के। तो पहली सवाल यह है कि कौन लोग हैं जिनकी जहनियत 17वीं शताब्दी में जाके अटक गई है, वो उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते। दूसरा पॉइंट आप ये समझिए कि भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां किसी विदेशी आक्रमणकारी लुटेरे को लेकर समाज का एक वर्ग आज भी पक्ष में खड़ा हुआ है। यह दुनिया का इकलौता देश है। इसीलिए VS नायपॉल ने किताब लिखी थी, इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन, यानी भारत दुनिया का एक विचित्र सा देश है। और मजे की बात यह है कि उसको लोग राजनीतिक समर्थन देते हैं। और अनुराग जी, मैं तीसरी बात कहूंगा, ये जो आपके लाखों दर्शक देख रहे हैं उनको जरा समझना चाहिए, फिर हम इस घटना के विषय पर तो बात कहेंगे। मैं तीसरी सैद्धांतिक बात कहता हूं। आप देखिए, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन मुस्लिम समाज औरंगजेब के साथ खड़ा है। कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन मुस्लिम नेता औरंगजेब के साथ खड़े हैं। सारा मुस्लिम समाज उनके साथ है, मैं नहीं मानता हूं। मगर हिंदुओं को देखिए तो वो भगवान के साथ नहीं खड़े थे कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन। ये सोचने का विषय है, ये बहुत गहराई से सोचने का विषय है कि भगवान का विषय आया तो कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन हिंदू नहीं खड़ा था, अनाप शनाप बातें बोल रहा था। मगर एक निर्दयी क्रूर बादशाह का विषय आया तो कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन खड़े हैं। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, मुस्लिम समाज को औरंगजेब से जोड़ने के पीछे क्या तर्क है, यह मैं सब प्रमाण बोलना चाहता हूं।
अभी 26 जनवरी को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत आए थे जी। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है इंडोनेशिया। राष्ट्रपति भवन में डिनर के समय उनका वीडियो अवेलेबल है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारा संबंध कल्चरल नहीं जेनेटिक भी है। और आगे उन्होंने बोला कि कुछ हफ्ते पहले मैंने अपनी जेनेटिक सीक्वेंसिंग कराई है। किसने बोला? इंडोनेशिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, उसके राष्ट्रपति ने। उन्होंने अंग्रेजी में बोला, आई हैव गॉट माई जेनेटिक सीक्वेंसिंग डन फ्यू वीक्स बैक एंड आई वॉज टोल्ड दैट आई एम हैविंग एन इंडियन डीएनए। और यहां वाले पता नहीं कौन से हुआ अरब के डीएनए में। और औरंगजेब का तो खानदान बाबर से शुरू होता है, जिसकी मां मंगोल और बाप उज्बेक थी। मैं चैलेंज करके कहता हूं, कोई जेनेटिक सीक्वेंसिंग करा लें, उज्बेक और मंगोल डीएनए से कोई कनेक्शन नहीं है, मगर फिर भी यहां लड़ाई लड़ रहे हैं। खुद कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई में पीछे रह गए, ये हो गया। पढ़ाई लिखाई नहीं, औरंगजेब से लड़ो, औरंगजेब के मुद्दे के ऊपर लड़ो। और ये केवल इसलिए है कि हिंदू धर्म को अपमानित करने का कोई भी बिंदु दिखाई पड़े, ठीक है, तो उसको लेकर करना है। चाहे संभाजी महाराज की इस महान बलिदान को नीचा दिखाना हो, शिवाजी के बारे में अनाप शनाप बातें लिखनी हो, तो इन वामपंथी इतिहासकारों और सेकुलर इतिहासकारों ने जिस प्रकार की बातें लिखी है, जो यथार्थ से कोसों दूर थी, तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। ये मैंने बताने का प्रयास किया। एक घटना, एक दंगा एक चीज है, मगर ये जहनियत जो है एक बहुत गहरी बीमारी है और इसको प्रॉपर समझने की जरूरत है। इलाज तो बाद में होगा। ठीक है, ज़हनियत पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर फराज किदवई साहब को मैं डिबेट में लाना चाहता हूं। डॉक्टर फराज किदवई साहब, जो चिंगारी समाजवादी पार्टी के आपकी पार्टी के नेता ने लगाई, वो आज एक आग बन चुकी है, ऐसा कहना है सुधांशु द्विवेदी का। तो सवाल भारतीय जनता पार्टी पर क्यों, जबकि उन्होंने एक फहरिस्त गिना दी कि कहां कहां कौन कौन गया इमरान प्रतापगढ़ी तक, अबू आजमी से लेकर, और कौन कौन सी पार्टी से ये लोग वाबस्ता हैं। तो सुनियोजित क्या है जो नागपुर में हुआ, वो या औरंगजेब की एंट्री कराया जाना राजनीति में? अनुराग जी, सुनियोजित क्या है मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा, लेकिन एको आ रही है। लेकिन जिस पैनल में सुधांशु त्रिवेदी जी होते हैं, उस पैनल को मैं बहुत गंभीर पैनल मानता हूं। और गंभीरता से मैं एक शेर सुनाऊंगा अनुराग जी, कि लगा के आग शहर को ये बादशाह ने कहा, उठा है आज दिल में तमाशे का शौक बहुत, झुका के सर सभी शाह परस्त बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे, शहर और है बहुत। सुधांशु जी तो ये शेर समझ गए होंगे, मैंने इसीलिए पढ़ा। अगर ये इस पैनल पे ना होते तो शायद मैं इसको पढ़ता भी नहीं। इसमें बादशाह कौन है? देखिए क्या है कि आज जो बादशाह कौन, बादशाह का नाम भी तो छोड़िए। अब देखिए शेर में जो है, औरंगजेब भी बादशाह था ना, बादशाह तो औरंगजेब था, स्पेसिफिक नहीं होती है। बादशाह तो औरंगजेब था। हाँ बिल्कुल था, मानते हैं। अरे बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल हम मानते हैं भाई, और वो क्रूर बादशाह था, हम ये भी मानते हैं। अभी मैं आऊंगा, जैसे सुधांशु जी ने ये अबू आजमी को बताया, आपने कि नहीं बताया? मुसलमानों को जोड़ा, ये बात अबू आजमी को बताई कि नहीं बताई कि औरंगजेब क्रूर बादशाह था? अनुराग जी, आप अनइंटरप्टेड मुझे 10 सेकंड भी नहीं बोलने दे रहे हैं। ये तो आप जब तक खत्म नहीं कर लेंगे मैं दूसरे गेस्ट के पास जाऊंगा नहीं। फराज किदवई साहब चलिए, अब मैं कहना यह चाहता हूं अनुराग जी कि जो नागपुर में प्रदर्शन हो रहे थे, वो विश्व हिंदू परिषद कर रहा था और तमाम भारतीय जनता पार्टी की जो सिस्टर विंग है वो कर रही थी। ये प्रदर्शन किसके खिलाफ हो रहा था? क्या वहां सरकार समाजवादी पार्टी की है महाराष्ट्र में, या 11 साल से इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट है? अरे आपकी सरकार है, अगर आपको सरकार से कुछ करवाना है तो जरूरी है क्या कि सड़क पर उतर करके आप चीजें करें? और जैसा अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब बता रहे थे, और एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल ने भी उस चीज की पुष्टि की है, लेकिन चलिए मैं अभी उसमें नहीं जाता हूं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जैसे विश्व हिंदू परिषद का भी आपने नाम लिया, विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल साहब थे, उन्होंने 15 नवंबर 1990 के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख छपता है, और उसमें धमकी भरे अंदाज में अशोक सिंघल साहब कहते हैं कि इफ द हिंदू सेंटिमेंट स्वीप द कंट्री, द मुस्लिम्स वुड रियलाइज दैट नाइदर द पुलिस नॉर द गवर्नमेंट नॉर द पॉलिटिकल पार्टीज वुड बी एबल टू सेव देम फ्रॉम द रैथ। अब सुधांशु जी का आजकल ये बड़ा नेट ट्रेंड चला है कि साहब सोर्स, अभी ये बोलेंगे सोर्स, तो इस किताब के पेज नंबर 244 पर टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से ये लिखा हुआ है। अब दूसरी बात मैं कहता हूं अनुराग जी, देखिए समाजवादी पार्टी और मैं, हम लोग बिल्कुल भी ये नहीं चाहते हैं कि इस देश में हिंदू मुसलमान हो। ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कल की 17 मार्च की। इसमें एक मुस्लिम युवक
एक बच्ची का बलात्कार करता है जो कि जघन्य अपराध है। एक मुस्लिम लड़का, मुस्लिम युवक एक बच्ची का बलात्कार करता है जो कि जघन्य अपराध है और इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और अगर मौत की भी सजा मिले तो मुझे उससे गुरेज नहीं। लेकिन क्योंकि यह मुसलमान लड़का बलात्कार करता है तो मस्जिद में तोड़फोड़ की जाती है, मस्जिद के अंदर घुस करके इमाम से बदतमीजी की जाती है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। तो मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु जी कि ये कौन सा मोदी जी का अमृतकाल चल रहा है कि जहां पर हिंदू मुस्लिम डिवाइड इतना ज्यादा हो रहा है। अब एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा, सिर्फ 20 सेकंड। सुधांशु जी एक अच्छे हिस्टोरियन है, मुझे पता है, और यह भी अगर सोर्स पूछेंगे तो मैं बता दूंगा कि जब गांधी जी की हत्या हुई थी तो सरदार पटेल जी ने गोलवलकर साहब को एक चिट्ठी लिखी थी, और उस चिट्ठी में सरदार पटेल ने गोलवलकर साहब से कहा, सुनिए, अरे वो रिलेशन है पूरा, रिलेशन है पूरा। तो सरदार पटेल ने गोलवलकर आपने जो पहले सवाल पूछा है सुधांशु जी का, सुधांशु जी से उसका जवाब ले लेता हूं। सुधांशु जी देखिए, फराज साहब ने शेर के साथ शुरुआत की थी, फराज किदवई साहब ने। हाँ, तो अब मैं इन्होंने उर्दू का शेर सुनाया, मैं इनको फारसी का शेर बता रहा हूं, और वो भी औरंगजेब स्पेसिफिक। शाहजहां को जब औरंगजेब ने जेल में बंद कर रखा था, सुना चुके हैं, और अपने सगे बड़े भाई दारा शिकोह का सर काटकर उसको थाली में सजाकर शाहजहां को तड़पाने के लिए भेजा, और शाहजहां को सिर्फ एक सुराही पानी देता था। जब शाहजहां ने कहा कि कम से कम मेरी गर्मी के दिनों में 2 सुराही पानी कर दो, तो औरंगजेब ने मना कर दिया। तो दुखी होकर शाहजहां ने फारसी का एक शेर लिखा औरंगजेब को, वो ये था, ए पिसर तू अजम मुसलमानी, ए पिद्र जिंदा आप तरसानी, मैं आफरीन हिंदुआन सदबार, दे देहंद पिदरा मुर्दवान दायम आप। इसका मतलब तू कैसा मुसलमान है जो जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है। मैं 100 बार तारीफ करता हूं काफिर हिंदुओं की जो श्राद्ध पक्ष में अपने मरे हुए बाप को भी पानी देते हैं सर। जिसके बाप ने उसके लिए ये लिखा, मुझे नहीं समझ में आता है उसमें कौन सा आदर्श नजर आए। और अभी फराज साहब ने सोर्स कहा, तो फरवरी 2017, आपने टाइम्स ऑफ इंडिया कोट किया ना, टाइम्स ऑफ इंडिया में किताब कोट की, फरवरी 2017 टाइम्स ऑफ इंडिया में मुलायम सिंह यादव जी ने इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरा बेटा औरंगजेब हो गया है, जिसको लेकर अखिलेश जी बहुत अपसेट हो गए थे, और उसके बाद बहुत नाराजगी भी हुई थी। फैजान साहब को जरूर याद होगा इस बात को लेकर। और कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं मना कर कि मणिशंकर अय्यर जी ने, नेताजी ने कभी नहीं दिखाइए, बाकायदा वो कभी नहीं लिखाइए, अखबार बोल रहे हैं, वही अखबार कोट कर रहे हैं, अखबार अवेलेबल है, इसी बात को नाराज थे। दिखाइए, अरे दिखाइए, नेताजी ने कभी ये नहीं कहा। टाइम्स ऑफ इंडिया हमारी पार्टी के एक नेता थे, उन्होंने छपवाए। जी ने, अरे सुनिए, अखिलेश जी ने टाइम्स ऑफ इंडिया आप बोल रहे रेफरेंस, अभी तो आप बोल रहे नेताजी ने कहा है। देखिए सुधांशु जी, आप एक बहुत सीनियर प्रवक्ता हैं, आप मिसकोट मत करिए, प्लीज डोंट मिसकोट। अरे भैया, नेताजी ने, सुधांशु जी कभी भैया टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने फरवरी 2017 कोट मत करिए, और अखिलेश यादव जी ने इसीलिए, मैंने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। अब देखिए आप बीच में डिस्टर्ब करने लगे, मैंने भी पढ़ा है। अच्छा सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, वो पूरे आधार के साथ बात करें उनको। सुधांशु जी बोलिए। महोदय, और अमर सिंह के तो मैं दर्जनों दिखा दूंगा, अभी आगे की बात सुनिए। अरे सिर्फ इतनी बात नहीं है जनाब, इतनी बात नहीं, आगे और सुनिए। उसके बाद मणिशंकर अय्यर जी का वीडियो अवेलेबल है, जिसमें कांग्रेस कार्य समिति में, जिसमें उन्होंने ये जवाब दिया था ना कि ये चाय बेचने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी नेतृत्व क्यों संभाल रहे हैं, तो ये उनका डायलॉग था कि शाहजहां के बाद औरंगजेब ही बना था, यानी राहुल गांधी को उससे जोड़ दिया। अमर सिंह का बाकायदा स्टेटमेंट दर्जनों अखबारों में है कि मुलायम सिंह जी शाहजहां हो गए हैं और अखिलेश यादव औरंगजेब हो। कहिएगा तो अभी आपको क्लिप भेज दूंगा। इसलिए जो बात बोली है सब प्रमाण बोली। और तीसरा, आपने सरदार पटेल को कोट किया, तो मैं भी कोट कर रहा हूं। 3 जनवरी 1948 सरदार पटेल ने कलकत्ता में बोला, उससे पहले दिसंबर 47 में उन्होंने लखनऊ में बोला। उन्होंने कहा आजादी के समय सारे वर्तमान भारत के 95% मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट किया था। हम और आप जिस यूपी के रहने वाले, वहां 73 सीटें थी मुस्लिम वाली, जिसमें 64 मुस्लिम लीग को मिली थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 30 में 30, मद्रास प्रेसिडेंसी में 30 में 30। तो जानते सरदार पटेल ने क्या बोला था
कि भारत के ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोट किया है। मैं नहीं मानता कि एक रात में तुम्हारा दिल बदल गया, मगर अब जो हो गया सो हो गया, अब उसे छोड़ दो। ये मत कहो मुझे अलग पहचान चाहिए, मुझे अलग स्थान चाहिए, ये कहो कि देश के साथ मिलकर क्या करना चाहते हो। 3 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या से 27 दिन पहले का कलकत्ता में स्टेटमेंट है। ये पूरे कंप्लीट वर्क्स ऑफ सरदार पटेल में कोई जाके चेक कर सकता। ठीक है, श्रीराज नायर जी को लाते हैं। सुधांशु जी मैं लौटता हूं, फराज साहब मैं लौटता हूं आपके पास। श्रीराज नायर जी, नेताजी के मामले में जवाब फराज किदवई से मैं आता हूं, फराज किदवई साहब मैं आता हूं, बाकी मेहमान भी हैं, मैं उनको भी ले लेता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। श्रीराज नायर जी, फराज किदवई साहब पूछ रहे हैं कि जब सरकार भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में भी और महाराष्ट्र में भी, तो विश्व हिंदू परिषद वहां पर प्रदर्शन किसके खिलाफ कर रहा था? जी, विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन, मैं खुद विश्व हिंदू परिषद का ऑफिशियल प्रवक्ता हूं और मैं कल करीब 5 ऐसे जगह पर था, तहसील और कलेक्टर स्थानों पर, जहां पर ज्ञापन सौंपा गया। केवल कल एक शांतिप्रिय तरीके से एकत्रीकरण था और उसके बाद तहसील स्थानों पर और कलेक्टर जिला स्थानों पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपना था। पहला तबका यह था, दूसरा तबका महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना और अधिकारियों से मिलना और निवेदन करना कि महाराष्ट्र की पावन भूमि पर औरंगजेब की कब्र का क्या काम है, इतना ही था। और इतने में कल जो है जिस प्रकार से अफवाहें फैलाई गई और जानबूझकर ये ग्लोबल पैटर्न के अंतर्गत जिस प्रकार से पूरे विश्व भर में ये जिहादी तंजीमें और जिहादी मानसिकता के लोग करते हैं, वो नागपुर में हुआ। अभी यहाँ पे मैं इसके अलावा और कुछ था ही नहीं। पूरे महाराष्ट्र में शांति प्रिय तरीके से बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता एकत्रित हुए। भैया तो कह रहे हैं वो कपड़ा जलाया गया जिस पर कुरान पाक की आयतें लिखी होती हैं। देखिए, ये पूरी की पूरी अफवाह है, ये झूठी मनगढ़ंत बात है। ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं है। दूसरा, अभी फरहान साहब जो बोल रहे थे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मैं इनको पूछता हूं कि मुगलों का भारतीय मुसलमानों के साथ क्या लेने देना। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में एक बहुत बड़े दानिशमंद व्यक्ति है, उन्होंने एक अच्छा स्टेटमेंट दिया। द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट आर फेसिंग डैडी इश्यूज। The Muslims of subcontinent are facing daddy issues। कभी ओटोमन एम्पायर को अपना बाप बनाएंगे, कभी मुगलों को, कभी खिलजी को, कभी तुगलक को, कभी गोरी को, कभी गजनवी को। अरे इनके पूर्वज हिंदू थे। अगर औरंगजेब ने यातनाएं ढाई हैं तो सबसे ज्यादा यातनाएं भारतीय मुसलमानों पर ढाई है। ये लाखों की संख्या में इनके ही पूर्वजों को मारा काटा, इनकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया और आज ये मुसलमान बने बैठे। ये पूरी तरह से सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान आइडेंटिटी क्राइसिस में जी रहे हैं। ये इनको समझना चाहिए और असली इनका बाप कौन है, इनके एंसेस्टर्स कौन है, इनको मानना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि नूर अहमद अजहरी साहब जो हमारे साथ हैं वो औरंगजेब के पैरोकार नहीं हैं, लेकिन मैं नूर अहमद अजहरी साहब से जरूर पूछना चाहूंगा कि वो लोग कौन हैं जो मुख्यमंत्री के दिए गए बयान से उन्मादी हो जाते हैं, जबकि वो कानून संगत बात कर रहे हैं, प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, न्याय संगत बात कर रहे हैं, उसके बाद भी उन्मादी होकर के इस तरीके से आग लगाते हैं, सुनियोजित तरीके से आग लगाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। अजहरी साहब, कौन लोग हैं वो? पूरे टाइम में आपने आधा टाइम भाजपा और समाजवादी पार्टी को दे दिया। मेरी कोशिश है सभी को बराबर समय मिले। देखिए, नागपुर की हिंसा हो या वो कहीं और की हिंसा, इस तरह की हिंसा निंदनीय है और हिंसा का समर्थक कोई हो, कोई इंसान नहीं हो सकता। मेरी नजर में वो हैवानियत का शिकार है। और ये जो लोग वहां पर तोड़फोड़ कर रहे हैं, गाड़ियों को तोड़ रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, ये सब हैवानियत के शिकार हैं। वो किस धर्म के हैं, किस मजहब के हैं, इसकी सही से जांच होनी चाहिए। ये जांच का विषय है। बहुत सारे लोग टोपियां लगाए घूम रहे हैं। उमूमन ऐसे इतने नौजवान एक साथ में टोपी लगाए हुए नजर नहीं आते। यहाँ पर आए हैं तो कोई षड्यंत्र है, कोई साजिश है। हो सकता है वो मुसलमान ही हो, मैं इसका भी इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बात कही है, दूसरी बातें और भी कई चैनलों के जरिए मालूम चली है या वहां के लोगों से भी, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर इस तरह की बात है तो इसकी भी बात होनी चाहिए। सच्चाई क्या है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार है महाराष्ट्र में। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ, इतना सब कुछ हो रहा है, औरंगजेब के नाम से जो सियासत हो रही है वहां पे,
कई 100 साल गुजर गए हैं औरंगजेब को, आज उनकी कब्र पर सियासत हो रही है। ये क्या इंसानियत से परे नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे कि ये क्या किसी की कब्र को खोदने वाले क्या वो अपराधी नहीं है? क्या उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और आप लोग जब खुद उनके साथ में उनकी पीठ सहलाएंगे। अरे कब्र खोदी कहाँ गई है अजहरी साहब? अभी कब्र कहाँ खोदी गई है? इस तरीके का कोई घटनाक्रम हुआ कहाँ? इस तरह की बातें जो आ रही हैं, मैं आपसे खुल करके कह रहा हूँ। नहीं, बातें ठीक है, बातें सुनिए मेरी बात, बातें आ रही हैं, लेकिन क्या उसके बदले में उन्मादी भीड़ लोगों की जान की दुश्मन बन जाएगी? तलवारें लेकर सड़कों पर निकल आएंगे, आप गाड़ियां फूकेंगे, तलवारें चलाएंगे, घरों को आग लगाएंगे। अभी शीश नायर जी बोल रहे थे, मैं उनसे कहूंगा, किसी भी मुसलमान ने कोई हो तो आप दिखाइए, इस छत्रपति शिवाजी महाराज की बात हो या संभाजी की बात हो, कोई इस तरीके का बयान नहीं दिया। ठीक है, मैं समझ गया। संजय द्विवेदी हमारे साथ शिवसेना उद्धव से जुड़े हैं। मैं अजहरी साहब आता हूँ। आपसे क्या लेना देना भाई? देखिए औरंगजेब आपका कौन है? बांग्लादेश के औरंगजेब कौन है आपका? हिंदुओं से आपका क्या लेना? नहीं, औरंगजेब के कभी पैरोकार नहीं रहे। नूर अहमद अजहरी को मैं जानता हूँ, औरंगजेब के पैरोकार नहीं है। ठीक है, संजय द्विवेदी, संजय राउत अपने अखबार में एक दिन पहले हिंदुओं को तालिबानी लिखते हैं और दूसरे दिन बयान देते हैं कि कौन करवाएगा वहां दंगा, यही लोग करवा रहे थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं लगता आपको? बिना जांच के उन्होंने फैसला सुना दिया। क्या एतराज है बताएंगे हमें आप? आज का तालिबान। रुक जाइए संजय द्विवेदी, अरे रुक जाइए, अरे आपसे नहीं, अजहरी साहब। हाँ, संजय द्विवेदी, ढांचा गिराने की बात थी, उसमें सरकार न केंद्र में थी, भाजपा सरकार थी, न आपकी सरकार थी, न उत्तर प्रदेश सरकार थी, भाजपा थी। लेकिन आज सरकार केंद्र में भी है और महाराष्ट्र में भी है। मैं औरंगजेब का, हम लोग तो हिस्टैरिटी में औरंगजेब आप कब आज हटाते हैं? हम तो कह रहे कब हटा दीजिए, नहीं कब्र की हटाने के चक्कर में आप व्यवस्था भंग मत करिए। हिंदू परिषद, बजरंग दल, इनका कोई नाम नहीं है। ढांचा गिरने के बाद जिनको पानी किनारे कर दिया गया था, बिना कटियार बजरंग दल से, उसके बाद उनका नाम खत्म हो गया था। आज फिर मैं भी चीज सुन रहा हूँ, मैं भी फिर हिंदू परिषद की रैली हो जाता था, बजरंग दल के साथ में गया। इनका कोई संगठन ही नहीं है, लेकिन उनके नाम से अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अन्ना प्रदर्शन कर रहे हैं और मजा हटाने की बात कर रहे हैं, तो ये तो माहौल बिगाड़ने की बात है। मैं कहता हूँ अगर मजा हटानी है, सब हटानी है तो ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। प्रणय अजमेरा, क्या आप प्रणय अजमेरा, आपकी सहयोगी पार्टी है शिवसेना उद्धव, ये बताइए क्या आप इत्तेफाक रखते हैं जो संजय राउत ने बयान दिया है? उनको लगता है कि सरकार ने ही ये दंगा सुनियोजित करवाया था? देखिए अनुराग भाई, पैनल में जितने भी गणमान्य अतिथि उपस्थित है, मैं अकेला हूं जो महाराष्ट्र से हूं और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि मैं नागपुर में हूं। और यह जो गतिविधि महाराष्ट्र की राजनीति में हो रही है, भाई साहब मैं भी महाराष्ट्र हूं। बिल्कुल सर, आप भी महाराष्ट्र से, आपको भी मेरा जय महाराष्ट्र, आपका जय महाराष्ट्र। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो गतिविधि, बिल्कुल जय महाराष्ट्र भाई साहब, ये जो गतिविधि नागपुर में हुई है, मेरा एक प्रश्न है यहाँ पर बैठे हुए मेरे सभी अतिथि भाइयों से और खास करके सुधांशु जी त्रिवेदी से, कि औरंगजेब की मौत तो सन 1760 में 3 मार्च को हुई। आज 318 साल बाद हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और उसकी कब्र उखाड़ने की बात कर रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है मैं बताऊं आपको। इसे कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ना, और गड़े मुर्दे तब उखाड़े जाते हैं जब आप मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं। आज महाराष्ट्र में काफी ज्वलनशील मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए, जिस पर उपाय होना चाहिए। भैया मुझे सबसे आखिरी में मौका दिया गया तो मुझे लगता है मुझे बोलने का मौका दिया जाए। बोलिए। किंतु जनता को ध्यान भटकाना है, गड़े मुर्दों को उखाड़ना है, और आपस में जो भाईचारा महाराष्ट्र की एक राजनीति का परिचय है, उसमें किसी प्रकार का खटास डालने के लिए इस प्रकार की सुनियोजित तरीके से आपस में भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आज महाराष्ट्र में कई मुद्दे हैं जिस पे जनता में यहाँ की त्रस्त है, पर हम किस पे चर्चा करते हैं? औरंगजेब की कब्र, छावा चिच्चर पत्नी जो दिखा। सुधांशु जी पहले बोल चुके हैं, ये चर्चा बीजेपी ने शुरू नहीं की, प्रणय अजमेरा, ये चर्चा अबू आजमी ने शुरू की। अरे भाई साहब, आज राज्य में सरकार किसकी है? आपकी है। केंद्र में सरकार किसकी है? आपकी है। औरंगाबाद का नाम बदलने का साहस किसने दिखाया? हमारी सरकार ने दिखाया, महाविकास आघाड़ी ने दिखाया। जब हमारी सरकार जारी थी तब यह फैसला हमने लिया।
आपने बाद में उसमें कुछ कायदे की चीजें डाल के अपना श्रेय ले लिया, चलिए जो भी हुआ, पर छत्रपति संभाजीनगर डालने की नाम बदलने की सबसे बड़ी मुहिम हमने की। किंतु आज आप कहते हो कि हमने ये शुरुआत नहीं की, पर आपने हवा तो दी। आप अगर सरकार में बैठे तो आप इसे रोक सकते थे, आपने रोकने का प्रयत्न किया, मैं जवाब ले लेता हूं सुधांशु। सुधांशु जी, आप इस बारे में बताइए। आप हम पर हमला कर रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता पर आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे, किंतु आप अपनी सरकार से प्रश्न कब उपस्थित करेंगे? आप ही की सरकार है, आप ही की पुलिस और आप ही के एमएलए ने आज पुलिस प्रशासन पर भी प्रश्न उठाए। ये बात पर आप सुधांशु जी क्यों चुप हो जाते हैं और बीजेपी समर्थित क्यों अतिथि? संजय राउत तो कह रहे दंगाई भी नहीं कहते। सुधांशु जी जवाब दीजिए प्लीज। देखिए इस पर, देखिए मैं प्रणय जी को याद दिलाना चाहता हूं, जब आज का कोई मुद्दा नहीं था, महाविकास अघाड़ी की सरकार थी और उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे, तब महाराष्ट्र से एक राज्यसभा सांसद गए जो महाराष्ट्र के बाहर से लाए गए, इमरान प्रतापगढ़ी, और उन्होंने जाके औरंगजेब की कब्र पे फातिया पढ़ा और फेसबुक पे पोस्ट किया। मेरे विचार से कुछ तो शर्म रखनी चाहिए थी कि आप एक ऐसे सांसद को भेज रहे हैं जिसने एलानिया जाके औरंगजेब की कब्र पे फातिया पढ़ा, कम से कम, और वो भी महाराष्ट्र का नहीं है, उसे बाहर से लाके जय महाराष्ट्र कहने वाली पार्टियां सांसद बना के भेज रही हैं। गजब है साहब। अभी चुनाव के दौरान अबू आजमी जी का वीडियो अवेलेबल है, जब वो एक मौलाना के पास जाके कह रहे हैं, पूरी बात सुन लीजिए सर, अपनी पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये जहनियत बहुत गहरी और पुरानी बैठी हुई है। अबू आजमी का वीडियो अवेलेबल है जिसमें वो ये कह रहे हैं किसी एक मौलाना के पास जाकर कि 100 का 100% वोट मिलना चाहिए, एक वोट बदलना नहीं चाहिए। मालेगांव सीट को लेके हाय तौबा क्यों हो रही थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और फिर उन सारे उसमें, क्योंकि मालेगांव सीट का कॉन्फ़िगरेशन सबको पता है। आज शिवसेना भी, इसीलिए शिवसेना कौन सी सीटें मांग रही थी, मतलब शिवसेना उद्धव गुट मुंबई की मुस्लिम बाहुल्य सीटें मांग रही थी। देखिए कैसे कैसे वक्त बदलता है। पूज्य बाला साहब ठाकरे जी के जो लोग अनुयायी थे, जो अपने को क्लेम करते हैं, वो यहां पे आकर इस ढंग की चीजों में आके फंस गए। और मैं कहना चाहता हूं, सुनिए, जो लोग बैठे हैं, मैं एक लाइन और कह दूं, जो फैक्ट की बात की जाती है, तो इन्होंने कहा अभी कि औरंगजेब की कब्र को क्यों उखाड़ने की बात करना। मैं पूछना चाहता हूं, जब अंग्रेज भारत से गए तो भारत के तमाम चौराहों के ऊपर किंग जॉर्ज और क्वीन विक्टोरिया की जो मूर्तियां लगी थी, काहे उखाड़ दी गई भाई? क्यों उखाड़ी गई? गुलामी का प्रतीक माना गया तभी तो उखाड़ा गया ना। जॉर्ज फिफ्थ की मूर्ति भी लगी थी इंडिया गेट पे, क्यों उखाड़ी गई? तो जो गुलामी का प्रतीक है उसके बारे में ईमानदारी से विचार करना चाहिए। बड़ा दुर्भाग्य है कि देखिए, अगर आप गुलामी के प्रतीक से अपने को जोड़ते हैं तो देश को गुलामी की मानसिकता में रखने का अपना विचार दिखाते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि ये जो उन्मादी लोग दंगे भड़काते हैं, इसकी जांच पूरी हो जाने तक कम से कम ऐसे बयान देने से बचना चाहिए जिससे एक और उन्माद भड़क जाए। ये राजनीतिक पार्टियों की अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आए बाएं शाएं ना बोलें कि कौन करवाएगा दंगा, सरकारी करवा रही दंगा। अभी जांच का विषय है, जांच में सब सामने आ जाएगा, और अगर किसी को जांच पर आपत्ति है तो फिर अदालतें हैं। बहरहाल मैं बस यही चाहता हूं कि शांति और सौहार्द बना रहे, और इसमें बहुत बड़ी भूमिका पॉलिटिकल पार्टी, इसके प्रवक्ताओं की और नुमाइंदों की है, जो टीवी चैनल की डिबेट्स में आकर के अपना पक्ष रखते हैं, जिन्हें सुन करके लोग या तो शांत होते हैं या उन्मादी हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आज अपने पूरे पैनल का शामिल होने के लिए। आप दर्शकों का ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। मुझे भी के लिए इजाजत दीजिए।